हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में जो अप्रैल 2022 का हमने लास्ट वीडियो किया था पार्ट नंबर 5, उसके अंदर हमने पुरस्कार सम्मान पढ़ लिए थे और जो प्रादेशिक परिदृश्य की कुछ न्यूज़ रिमेनिंग थी उनको कंप्लीट कर लिया था। आज हम खेल परिदृश्य को पढ़ेंगे और खेल परिदृश्य में बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं। तो इसमें से कुछ ही एक ही खबरें हैं जिनको हम इग्नोर करेंगे, बाकी सारी जो है हमको पढ़नी पड़ेंगी। तो फर्स्ट न्यूज़ से हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इस मैगजीन का पीडीएफ आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट न्यूज़ है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में अभी जो है 3 तो जो है 2020 मैचेस हुए हैं, 3 तो जो है 2020 मैचेस हुए हैं और 2 जो है वो टेस्ट मैच हुए हैं। तो इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं कि किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर देखिए कि जो 2020 मैच है और जो 2 टेस्ट मैच है उन दोनों में ही जो है भारत ने जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लीन स्वीप करते हुए जो है इसको जीता है, यानी 3-0 और 2-0 से पूरी सीरीज़ जो है वो भारत ने जीती है श्रीलंका से। तो ये मैचेस कहाँ पे हुए थे? भारत के अंदर ऑर्गेनाइज हुए थे। तो सबसे पहले 2020 मैचेस को देख लेते हैं। तो 2020 जो हुआ था उसके अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जो है वो भारतीय बल्लेबाज को मिला, जिनका नाम है श्रेयस अय्यर। उन्होंने 201 रन बनाए हैं इसके अंदर, तो इसीलिए 2020 में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसको मिला है? श्रेयस अय्यर को। अगर हम देखें गेंदबाज की बात, तो जो सबसे ज़्यादा विकेट है वो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं सुदेश कुमारा। उन्होंने जो है 5 विकेट लेकर के जो है ये अवार्ड जीता है। उनको सर्वाधिक विकेट जो है उन्होंने लिए हैं। फिर अगर टेस्ट श्रृंखला की अगर आप बात करेंगे तो टेस्ट श्रृंखला भी जो है भारत ने, क्योंकि 2 टेस्ट मैच हुए थे और दोनों ही टेस्ट मैच जो है वो भारत ने क्लीन स्वीप किया है, यानी कि भारत ने इसको जीता है। तो ये पंजाब के मोहाली के अंदर जो है ग्राउंड है, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। और यहाँ पर देखिए कि इस मैच में जो विकेट कीपर ऋषभ पंत है उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला है। अगर 2020 की बात करें तो किसको मिला था? श्रेयस अय्यर को। और ऋषभ पंत जो है वो विकेट कीपर रहे हैं और उनको टेस्ट मैच के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का। तो देखिए ये जो है इन्होंने भी काफ़ी सारे जो है अपने नाम पर क्या कहें उसको काफ़ी रिकॉर्ड्स जो है इन्होंने बनाए हैं। तो हम पढ़ लेते हैं। तो ऋषभ पंत जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुने जाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर हैं। फिर दूसरी बात देखिए कि ऋषभ पंत ने दूसरे टेस्ट मैच में 28 गेंदों पर अर्धशतकीय पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक, यानी कि जो हाफ सेंचुरी होती है, उसको लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो कपिल देव जो है उनके नाम पर ये रिकॉर्ड था। 1982 के कराची वाले जो मैच है उसके अंदर ये जो है 30 गेंदों पर ये बनाया था। तो उनसे भी ज़्यादा तेज़, यानी 28 गेंदों पर उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है। तो ये ऋषभ पंत है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर देखिए स्विस ओपन हुआ है। स्विस ओपन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था बासेल, स्विट्ज़रलैंड में। स्विस है तो स्विट्ज़रलैंड में ही आयोजित किया गया था। बासेल आपको वैसे ही पता होगा कि बैंकिंग नॉर्म्स जो है, बासेल नॉर्म्स अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो तो वहाँ पर भी ये शहर जो है काफ़ी चर्चित है। तो देखिए यहाँ पर भारत की पीवी संधू जो है उन्होंने महिलाओं में जो है ये फाइनल विजेता रही हैं। और जो पुरुष की अगर बात करें तो जो एच.एस. प्रणय हैं उन्होंने ये अवार्ड जीता है। और उसके अंदर लेकिन ये जो है इसके अंदर सेकंड अवार्डी जो है वो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें, जो पीवी संधू है उन्होंने महिलाओं की एकल स्पर्धा में फाइनल में वो विजेता रही हैं और थाईलैंड की जो खिलाड़ी हैं उनको उन्होंने इस खिताब से हराया है। और अगर जो है पुरुषों की बात करें तो एच.एस. प्रणय जो है वो उप विजेता रहे हैं। फाइनल मुकाबले में भारत के एच.एस. प्रणय जो है वो उप विजेता रहे हैं। तो इजी है, स्विट्जरलैंड ओपन, स्विस ओपन आपको ध्यान रह जाएगा, 2022 में हुआ था, बैडमिंटन से रिलेटेड है। पीवी संधू जो है इसमें फाइनल में जो है थाईलैंड की खिलाड़ी को हराकर जीती हैं। और जो एच.एस. प्रणय हैं उन्होंने जो है इसको जो है सेकेंड जो है ये उप विजेता रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नए उभरते हुए खिलाड़ी है बैडमिंटन में। तो देखिए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इंग्लैंड में आयोजित की गई थी और इसके अंदर जो है पुरुष के अंदर भारत के लक्ष्य सेन जो है भारत से उप विजेता रहे हैं। और इन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है कि 2001 में पुलेला गोपीचंद जो है उन्होंने जो है इसको जो है इस इवेंट को जीता था। और उसके बाद में जो आपके लक्ष्य सेन है वो पहले भारतीय बने हैं जो इस इवेंट में जो है वो जीते हैं। मतलब पहले भारतीय तो पुलेला गोपीचंद थे, लेकिन अभी सेकंड जो है ये लक्ष्य सेन रहे हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इनके बारे में थोड़ा सा जैसे गूगल किया मैंने, तो ये इनका फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, ये लक्ष्य सेन और ये अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये बैडमिंटन प्लेयर है और ये वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 प्लेयर भी रह चुके हैं। 2018 के एशियन जूनियर चैम्पियनशिप बॉयज़ के अंदर भी जो है इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो ये इनके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ।
देखिए प्लेयर्स को लेकर के मेनली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि पहले तो प्लेयर, कोई नया प्लेयर होगा तो नाम पूछ लेंगे। राजस्थान के तो ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जैसे इस बार RS मेंस में पूछा था, तो वो प्लेयर तो किसी ने, एक या दो व्यक्ति को हो सकता है वो नाम पता हो, बाकी तो फुटबॉल प्लेयर थे उनके बारे में पूछा था तो मुश्किल है। लेकिन हाँ ये है कि कोई भी नए प्लेयर का नाम आता है तो आप थोड़ा नोट डाउन करें। फिर देखिए जर्मन ओपन है, तो जर्मन ओपन जो है ये भी आपके जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है, और इसके अंदर भी जो है ये अवार्ड पुरुष एकल के अंदर लक्ष्य सेन इसके अंदर उपविजेता रहे थे, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर देखते हैं फुटबॉल को लेकर के, तो फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग अभी आयोजित की गई थी, और इसमें हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जो है पहली बार जो है इसके अंदर विजेता रहे हैं, ठीक है। और ये जो है गोवा के अंदर खेले गए थे फुटबॉल मैचेस, और इसमें अगर नाम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई क्वेश्चन आएगा कि हीरो ऑफ द लीग का अवार्ड किसको मिला, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, तो देख सकते हैं। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है एन रोशन सिंह जो भारत से हैं, उनको मिला। हीरो ऑफ द लीग जो है ग्रेग स्टेवर्ट जो स्कॉटलैंड है, जो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब से खेल रहे थे, उनको मिला है। और सर्वाधिक गोल जो है वो बार्थोलोमेव ओगबेचे नाइजीरिया के जो हैं, जो कि हैदराबाद फुटबॉल क्लब से खेल रहे थे, उनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ गोल रक्षण गोलकीपर का अवार्ड जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वो प्रभुसुखन सिंह जो हैं, प्रभुसुखन सिंह गिल जो है उनको दिया गया है। फिर देखते हैं निशानेबाजी में, तो निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के द्वारा विश्व कप का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया, तो इजिप्ट के अंदर ये अवार्ड जो है, सॉरी इजिप्ट के अंदर जो ये टूर्नामेंट है ये खेला गया था। इसमें भारत ने जो है बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया। देखिए 4 स्वर्ण जीत के लाए हैं हम, 2 रजत और 1 कांस्य अवार्ड, यानी कि 7 मेडल हमको इसमें मिले हैं। कौन कौन से हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमको अवार्ड दिलवाए हैं, तो देखिए स्वर्ण पदक में नाम है सौरभ चौधरी, रिदम सांगवाल, अनीश भानवाला और ईशा सिंह, रुचित वेनेरेकर, श्री निवेथा परमानाथन, नाम तो कई सारे हैं नहीं, और फिर है राही सरनोबत, इनका नाम तो हम जानते हैं। फिर है रिदम सैंगवान और ईशा सिंह, तो ये जो है इसके अंदर स्वर्ण पदक विजेता जो हैं। फिर है रजत पदक के अंदर भी अगर आप देखें तो ईशा सिंह है, अनीश है, गुरप्रीत सिंह, भावेश शेखावत है, और कौन है, और यही नाम है। कांस्य पदक में अगर आप देखेंगे तो श्रेयंका संदागी और अखिलेश श्रीरण हैं। तो अगर नाम 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, अगर मान लीजिए कहीं पूछ ही ले कि किसको ये अवार्ड मिला है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये है। तो ये जो है आपका ISSF जो अवार्ड्स हैं, वर्ल्ड पिस्टल राइफल और पिस्टल से संबंधित जो वर्ल्ड कप हुआ है, और कहाँ पर हुआ, कायरो इजिप्ट के अंदर खेला गया। और भारत ने कितने अवार्ड जीते, तो भारत ने 7 अवार्ड जो है वो इसके अंदर जीते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है ना कि स्पोर्ट्स वाली खबरें ऐसी होती है कि इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप 1-2 बार पढ़िए, प्लेयर का थोड़ा फोटो देख लीजिए, हो सकता है आपको ध्यान में रह जाए। रिस्क की बात है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है आपको। तो आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए, अगर आपको ज़्यादा याद रहता है तो आप 2-3 बार पढ़िए। एक सवाल आपको सही करना है इसमें, तो एक सवाल आता ही है कहीं किसी भी एग्जाम में, देख लीजिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो हालांकि अगर फिर भी कहते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट रेशियोज का कमी है, कुछ ऐसा उठा करके पूछ लेते हैं कि याद ही नहीं आता है। तो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो उनके नाम ध्यान रखिए, नहीं अगर होता है तो एलिमिनेशन मेथड से आप उसको कर पाएंगे। फिर देखिए मुक्केबाजी के अंदर, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको मुक्केबाजी वाले में भारत की एक जो महिला है उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो इसमें जो है स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो है वो आयोजित किया गया था, और भारत ने इस बार 3 पदक जो है वो इसमें जीते हैं। भारतीय दल ने 3 पदक जीते हैं, 2 तो स्वर्ण पदक लेकर के आए और 1 कांस्य पदक लेकर के आए हैं। तो इसमें खिलाड़ी हैं काफ़ी पॉपुलर हुई, निखत जरीन उनका नाम है, 52 किलोग्राम के अंदर, और नीतू जो 48 किलोग्राम में, इन दोनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ पर देखिए कि इस टूर्नामेंट में निखत ने यूरोप के सबसे पुराने, इस अंतर्राष्ट्रीय यूरोप का सबसे पुराना ये टूर्नामेंट है, कौन सा, स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, इसके अंदर अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने 2019 में स्ट्रेंजा मेमोरियल का खिताब जो है वो जीता था, यानी दूसरी बार निखत ये अवार्ड लेकर के आई हैं। और इस टूर्नामेंट में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय मुक्केबाज वो हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए कांस्य पदक जीता है नंदिनी ने 81 किलोग्राम के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बिलियर्ड्स के अंदर। देखिए बिलियर्ड्स या स्नूकर के बेताज बादशाह जिनका नाम है, क्या नाम है उनका, पंकज आडवाणी, तो कोई भी अवार्ड होता है यही जीतते हैं। तो 8वीं बार जो है एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप जो है वो इन्होंने जीता है। तो कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स, देखिए कितना ऐसा स्पोर्ट्स है कि इसको कई कम लोग खेलना पसंद करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ एक उसके अंदर जो है अपने परफेक्शन तक अगर आप किसी चीज़ में जाते हैं तो इस तरीके से नाम कमाया जाता है। तो पंकज आडवाणी जो है वो 19वीं एशियाई जो बिलियर्ड चैंपियनशिप है उसके अंदर इन्होंने जो है ये अवार्ड 8वीं बार जो है ये खिताब जो है इन्होंने जीता है।
और 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब और 8वां एशियाई ताज इनको मिला है। इससे पहले 2005, 8, 9, 10, 12, 17, 18 में भी ये अवार्ड जो है वो जीत चुके हैं। तो 8वीं बार इन्होंने जो है एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है। फिर कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो चर्चा में रहे हैं खेल के कारण नहीं, किसी और कारण से। तो एशले बार्टी का नाम इसके अंदर आता है। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, कई बार हमने इनके बारे में पढ़ा भी है। 25 वर्ष की है मात्र, और इन्होंने जो है टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने 3 जो है ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट जीते हैं, जैसे कि फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता था, विंबलडन जीता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है। तो ये है। और उसके अलावा सेकंड जो प्लेयर है इनका नाम है आर्मेंड डुप्लांटिस। तो ये जो है पोल वॉल्ट में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, तो इन्होंने 6.19 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर जो है अपना ही खुद का ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। फिर देखिए झूलन गोस्वामी, इनके बारे में तो हम जानते ही हैं। ये जो है महिला क्रिकेटर हैं, और इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने के वाली ये पहली महिला जो है वो बनी है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिर देखिए यहाँ पर इनके बारे में तो खैर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे भी रखी है। फिर देखिए मिताली राज के बारे में, ये महिला जो क्रिकेट टीम है उनकी कैप्टन है, और इन्होंने जो है एक और रिकॉर्ड हासिल किया है कि 6 बार विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर ये बन गई हैं। तो ऐसे क्रिकेटर में 2 लोगों का नाम है, सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद। इनके बाद में जो है मिताली राज जो है तीसरे क्रिकेटर बनी हैं जो कि जो है 6 विश्व कप खेल चुकी हैं। फिर देखिए जो चेस के अंदर ग्रैंड मास्टर, तो 23वें ग्रैंड मास्टर भारत के प्रियंका नोटकी जो है उनको बनाया गया है, वो बनी है। नेक्स्ट फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है 44th फिडे शतरंज ओलंपियाड, इसका आयोजन इस बार जो है पहली बार भारत के अंदर जो है वो आयोजित होने वाला है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो देखिए इसका आयोजन जो है वो रशिया में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे वॉर के चलते इसको नहीं आयोजित किया गया है। अब देखिए साउथ ईस्टर्न एशियन गेम्स, यानी कि आप आ जाते हैं ये दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल जो हैं, इस बार इसकी मेज़बानी जो है वो वियतनाम को मिली है। और इससे पहले जो है ये 2021 में होने वाला था, लेकिन ये पोस्टपोन किया गया है, और वियतनाम में ये आयोजित किया जाएगा। वियतनाम की राजधानी है हनोई। इसमें 526 खेल जो है आयोजन जो है इवेंट्स जो है वो होंगे। 40 खेल इसके अंदर है, और 7000 प्रतिभागी जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। और इसका जो शुभंकर है वो क्या है, साउला इसका शुभंकर है। और साउथ ईस्ट एशियन जो देश हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रमोद भगत जो हैं उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, और टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है इन्होंने स्पेन के विक्टोरिया में जो संपन्न हुआ है, इसमें पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण पदक देश के लिए जीते हैं। तो ये जो है भारत के शीर्ष खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट के 3 अलग अलग वर्गों में जो है ये पदक जो है वो जीता है, जैसे पुरुष एकल में, पुरुष युगल में और मिश्रित युगल में जो है ये जो है इन्होंने जीता है। विश्व के 4थे नंबर के सुकांत कदम ने भी टूर्नामेंट में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया है। तो इंपॉर्टेंट बात है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। प्रमोद भगत किससे रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से ही रिलेटेड है, और इन्होंने टोक्यो जो पैरा ओलंपिक्स में है उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो देश के लिए जीता है। तीनों कैटेगरीज में जीता है इन्होंने, एकल के अंदर भी, मिश्रित के अंदर भी, युगल के अंदर भी। तो ये आपको याद रखना है। फिर हम चलते हैं महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, यानी कि नियुक्तियों के ऊपर। तो देखते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियों में क्या क्या खास है। तो रंजीत रथ जो है इनको ऑयल इंडिया लिमिटेड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है हमारे पब्लिक सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है, ठीक है। तो इसका हेड बनाया गया, तो इसलिए इनको नाम देख लेंगे हम। उसके अलावा देखिए अजय भूषण पांडे जो है उनको नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पहले हमारे केंद्र सरकार में वित्त सचिव रहे हुए हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हुए हैं, और इनको क्या बनाया गया है, NFRA यानी नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष जो है वो इनको बनाया गया है। अब देखिए जो आपकी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण होता है, इसका गठन कंपनी एक्ट के तहत किया गया था, और इसका जो कार्य होता है वो होता है केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदन के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों और कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों की अनुशंसा करना, ठीक है। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड इनका वर्क होता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है। तो जस्ट एज अ ग्लांस आप इन नामों को एक बार पढ़िएगा, ताकि आपको जो है दिमाग में थोड़े से फिट हो जाए। फिर देखिए देवाशीष जो पांडा है उनको IRDAI, यानी कि आप जानते हैं कि जो हमारा LIC या बीमा निगम होते हैं उनके ऊपर जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी होती है, यानी नियामक संस्था होती है, वो है IRDA, जिसका नाम है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। तो इसके अध्यक्ष जो है वो अभी देवाशीष पांडा को जो है वो बनाया गया है।
फिर देखिए कि जो टीडी सेट है, टीडी सेट क्या है आपका, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। दूरसंचार से संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनके सेटलमेंट के लिए एक नियामकीय निकाय है, ट्रिब्यूनल है, और इसके हेड जो है, अध्यक्ष जो है वो आपके न्यायमूर्ति यानी जस्टिस DN पटेल को बनाया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति यहाँ पर हो जाती है। देखिए ये जो आपका टीडी सेट का जो अध्यक्ष होता है, यह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही होना चाहिए या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, दोनों में से किसी एक को यहाँ पर बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए सेबी की नई चेयरमैन किसी महिला को बनाया गया, नाम है इनका माधवीपुरी बुच, ठीक है। ये इनका नाम है, क्या नाम है, माधवीपुरी। तो ये जो है सेबी की नई चेयरमैन जो है इनको बनाया गया है। सेबी क्या है तो आप जानते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका नाम है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि जितना भी आपका शेयर मार्केट वगैरह होता है तो यहाँ पर जो भी रेगुलेशन होता है वो सेबी के द्वारा ही किया जाता है। सेबी को जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था और एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक का मतलब ये है कि गैर संवैधानिक जो है निकाय है, जिसे संसद के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया है। वैधानिक का मतलब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब होता है। फिर देखते हैं अन्य नियुक्तियाँ क्या क्या है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में किन भारतीयों की जो है महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो है वो की गई हैं। तो पहली है एक महिला है जिनका नाम है जयंती घोष, और इनको यूनाइटेड नेशंस का जो सलाहकार बोर्ड है उसके अंदर इनको जो है शामिल किया गया है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयंती घोष को प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नए उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड के अंदर नियुक्त किया है। इतना नहीं भी ध्यान रहे तो इतना ध्यान रखिएगा कि यूएन के सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया, तो जयंती घोष जो है उनको शामिल किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर टी राजा कुमार जो है इनको FATF जो है इनका अध्यक्ष जो है वो भी बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो टी राजा कुमार है ये सिंगापुर के हैं, ठीक है, भारतीय मत समझ लीजिएगा आप यहाँ पे इन्हें। तो यहाँ देखिए इनको जो है 2 साल तक का इनका कार्यकाल है, और ये FATF वही संस्थान है जिसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया है। कई बार हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए FATF जो है G7 राष्ट्रों की एक पहल थी और 1989 में इसको स्थापित किया गया। और जो OECD देश हैं, ठीक है, जो कि है आर्थिक सहयोग विकास संगठन जो है उसका जो मुख्यालय है पेरिस के अंदर, वहीं पर ही इसका भी मुख्यालय है, FATF का भी मुख्यालय है। FATF के अंदर भारत के सहित जो है 37 देश इसमें शामिल है और 2 क्षेत्रीय संगठन जो है वो इसके अंदर शामिल है। भारत 2010 में ही जो है इसका सदस्य बना था। अब नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में, तो ये है यून सुक योल जो है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति जो है वो बनेंगे, साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बनेंगे। इनका नाम है यून सुक योल। तो इतना ही नाम ही याद रखना है आपको। और ये RS प्रीलिम्स जो है उसके ये थोड़े कुछ फेवरेट क्वेश्चंस में से होता है कि ऐसी मंत्री किसको बनाया है वो पूछ लेते हैं। फिर देखिए कैटलिन नोवाक जो है इनको हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त जो है वो किया गया है। नाम क्या है, कैटलिन नोवाक। कहाँ की है, हंगरी की है, और यहाँ की जो है इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कौन सी पार्टी से है, किससे है, ये ज़्यादा इतना पढ़ना कोई आवश्यक है नहीं। तो देखिए ये जो है 2022 को राष्ट्रपति पद जो है वो ग्रहण करेंगी। तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो इनको नियुक्ति देते हैं। तो प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान जो है इन्होंने इनकी कुछ सहयोगी रही हैं। तो कैटलिन नोवाक इनका नाम है और इनको ये राष्ट्रपति के रूप में जो है वो नियुक्त किया जाएगा। तो कहाँ के राष्ट्रपति में, तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में ये जो है नियुक्त की जाएंगी। फिर देखिए कुछ जो है ऑबिचुरीज जो है उनको देख लेते हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी जो है उनका हाल ही में निधन हुआ है, और ये जो है भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो नियुक्त किए गए थे और 2005 में इनको सेवानिवृत्ति मिली थी। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल SF रॉड्रिक्स जो है उनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और ये भारतीय सेना के पूर्व जो है जनरल प्रमुख रहे थे। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर जो रहे शेन वॉर्न, जो कि राजस्थान रॉयल्स जो टीम थी उसके कैप्टन भी रहे थे 2008 में जब ये संस्करण हुआ था, और उन्होंने इसको जितवाया भी था वहाँ पे। तो ये इनके बारे में है। और फिर देखिए कि जो है नेक्स्ट कुछ ऑबिचुरीज और हैं। 1999 में विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा भी जो है ये रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करते हैं शेन वॉर्न। फिर देखिए शहाबुद्दीन अहमद जो है बांग्लादेश के पूर्व अंतरिम राष्ट्रपति और प्रधान न्यायाधीश थे, और 1990 में पूर्व सैन्य तानाशाह HS इरशाद को अपदस्थ करने के लिए बड़े पैमाने पर इनका विरोध जो है वो हुआ था, और फिर जो है अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो ये बांग्लादेश से संबंधित है, नाम ध्यान रखिएगा। फिर देखिए सोमेलो बोबे माइगा, तो ये है माली के पूर्व प्रधानमंत्री। तो ये तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। फिर है
फिर है यूजीन न्यूमैन पार्कर। तो इनके नाम पर जो है पार्कर प्रोब, अगर आपने सुना हो नासा का, तो वो अमेरिकी खगोल विज्ञानी जो है इनके नाम पर जो है रखा गया था। नासा ने पहली बार किसी भी प्रोब का जो नामकरण है वो किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर पहली बार किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर जो है ये है कुमुदबेन मणिशंकर जोशी, ये आंध्र प्रदेश की पूर्व जो है वो राज्यपाल रही हैं, इनका भी हाल ही में जो है वो निधन हुआ। इसके अलावा यहाँ पर कोई इतने इंपॉर्टेंट है नहीं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनको आप कट कर सकते हैं। फिर देखिए चर्चित व्यक्तियों को देख लेते हैं। फिर कुछ और चर्चित व्यक्तियों में है MC मैरी कॉम, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। इनको ल्यूपिन कंपनी में जो शक्ति अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और शक्ति अभियान में क्या कहा जाएगा कि मेनली जो हृदय जनित जो रोग होते हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जो है जागरूकता फैलाई जाएगी, और ये काम MC मैरी कॉम करेगी। ये ल्यूपिन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। विद्या बालन जो है उनको भी भारतीय एक्सा जो है लाइफ इंश्योरेंस भारतीय एक्सा जो है उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और उसमें एक अभियान है उनका भी, डू द स्मार्ट थिंग्स, #डू द स्मार्ट थिंग्स। तो उसको बढ़ावा देने के लिए इनको इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये थे हमारे चर्चित व्यक्तियों के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से दिवस और जो है वो डेज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मार्च में जो कुछ सप्ताह है, काफ़ी दिवस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं 8 मार्च महिला दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। उसके अलावा जो गौरैया दिवस है वो भी 20 मार्च को आता है। 22 मार्च को जल दिवस आता है, और शहीदी दिवस आता है, शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीदी बलिदान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेज है मार्च के अंदर, तो उनको पढ़ लेते हैं। पहला तो है शून्य भेदभाव दिवस, जो कि यूनाइटेड नेशन एड्स कार्यक्रम का एक प्रोग्राम था, और इसको 1 मार्च को मनाया जाता है। उसके अलावा यहाँ देखिए आप, ये है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये 3 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। फिर देखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट जो देखेंगे वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर है ये जो है महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 10 मार्च को मनाया जाता है। और इसमें है गणित दिवस जो है वो आपका 14 मार्च को मनाया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। फिर है विश्व उपभोक्ता दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। काफ़ी एग्जाम्स में इसके बारे में पूछ लिया गया है। तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब आता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और भारत में 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर देखिए आप, जो इंटरनेशनल डे फॉर द एक्शन ऑफ रिवर्स है, ये 14 मार्च को मनाया जाता है, ताकि रिवर्स को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। टीकाकरण दिवस जो है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 16 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो है पोलियो की खुराक जो है वो बच्चों को दी गई थी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस जो है वो मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। गौरैया दिवस जो मैंने आपको बताया था, तो गौरैया जो है, जो आप ब्राउन वाली स्पैरो देखते हैं, ये दिल्ली का राज्य पक्षी भी है, और ये 20 मार्च को इसके लिए दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर है आपका विश्व वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री जो डे है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। और फिर आता है आपका नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस जो है वो भी 21 मार्च को मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को, ये एक तरीके से जो है जो गुणसूत्रों की जो ट्राइसोमी होती है उसको, उससे जो है ये रोग जो है वो होता है। और इसके अंदर जो इस बार का थीम था वो था इंक्लूजन मीन्स आई। इंक्लूजन मीन्स आई है का मतलब है कि इस रोग से पीड़ित लोगों को, उनके परिवारजन, केयर गिवर सभी के लिए समाज में पूर्ण समावेश की वकालत की जाए। उसके अलावा 22 मार्च को आता है जल दिवस, और इस बार ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये इसकी थीम थी, क्योंकि आपको पता है ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रसातल में जा रहा है पानी, तो अब मतलब क्या कहें उसको। फिर है जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, और जो शहीदी दिवस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमको पता भी है वैसे, ये 23 मार्च को मनाया जाता है। उसके अलावा जो है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट है 26 मार्च को मनाया जाता है अर्थ आवर डे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे पहले 2007 में मनाया गया था। इसमें क्या करते हैं कि भाई 1 घंटे के लिए, जैसे 8:30 से 9:30, सभी जो है गैर आवश्यक रोशनी जो है उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि अर्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। अवेयरनेस डे है एक तरीके से। राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। फिर देखिए 3 किताबें चर्चा में रही है। इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये कुणाल बासु ने लिखी है। बर्निंग क्वेश्चंस, मार्गरेट एटवुड ने लिखी है। टू हेल एंड बैक, ह्यूमंस ऑफ कोविड, ये बरखा दत्त ने लिखी है। तो तीनों किताबों का एक बार नाम आप रिवाइज कर लीजिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है लास्ट पोर्शन इसका कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ये कंक्लूडिंग पोर्शन जो है इसका कवर करेंगे। सो आप पढ़ते रहिए, और आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।